हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्तिहान आईएएस का टेस्ट नंबर 11 शुरू करने वाले हैं, जो हमारे 68th बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये टेस्ट हम लोग हिंदी मीडियम में करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय नदी से किस तरह भिन्न है या समान है? तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि हिमालय पर्वत की नदी अधिक लंबी है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कम लंबी है। हिमालय की नदियाँ गहरे गोर्ज बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियाँ बनाती हैं। हिमालय की नदियाँ अपने विकास की बाल्यावस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ की अवस्था में पहुँच चुकी है। तो ऑप्शन तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सातवां सवाल है कि भारत में जलोढ़ मृदाएं एलुवियल सॉइल कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 45%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सामान्यतः जो ये एलुवियल मिट्टियाँ हैं, इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है और जो आपका फास्फोरस है, इसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार की शैल संरचना एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही नहीं है? तो आपका टर्शियरी बांका सही नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बिहार में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं। आपको पता होगा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है बिहार का, सिर्फ पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, वहीं पर आपका टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है बिहार के मुंगेर, गया, नवादा, जमुई और नालंदा जिलों में पाई जाती है। बाकी सब के सब सही है। अगला है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? घाना पश्चिम बिहार राजस्थान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में एक और है, तो किश्तवाड़ है राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। 2 राष्ट्रीय उद्यान है आपके जम्मू कश्मीर में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अफ्रीकी महादेश का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाड है। ठीक है ना? और दुनिया का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन-सा है, तो वो कजाकिस्तान है, याद रखेंगे। कजाकिस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री। और वहीं अगर अफ्रीका की बात किया जाए, तो अफ्रीका में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 54 है। और कितने लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका में? तो 15 लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका में। और बात किया जाए कि कितने देश हैं अफ्रीका में जो इक्वेटर पर पड़ते हैं, तो 7 देश हैं अफ्रीका के ऐसे जो इक्वेटर पर पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो त्रिवेणी नहर से बिहार के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों, ये गंडक नदी पर बनाया गया है। गंडक नदी से बाएं तट से निकाली गई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल मिट्टी पाई जाती है? तो ताल मिट्टी जो है दोस्तों, ये मुंगेर में पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यह क्षेत्र जो है दलहन उत्पादन के लिए काफी फेमस होता है। किसके लिए? दलहन के लिए काफी फेमस होता है। तो ताल क्षेत्र किसमें पाया जाता है? ये मुंगेर में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के मामले में बिहार एकाधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पायराइट के मामले में। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन-सा है? तो बेलाडीला खान है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेलाडीला खान कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ गढ़ में पड़ता है। और यह लौह अयस्क खनिज के लिए बड़ा फेमस है। किसके लिए? तो आयरन के लिए। ये आयरन के लिए बहुत ही फेमस होता है। और रत्नागिरी खान की बात करें तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और जयपुर खान बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो कोरियोलिस फोर्स उत्तरदायी नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बस बल उत्पन्न होता है और इसकी वजह से हवाएं चलती है। ठीक है ना, चक्रवात वगैरह आते हैं। बाकी बाकी सब के ये सब जो है तीनों के तीनों ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो आपको बताना है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि थारू जनजाति आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ए का 4 हो जाएगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो जनजाति है जनरली राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा आदि राज्यों में
पाई जाती है, और वहीं अगर गद्दी की बात करें तो ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और मुंडा तो झारखंड में पाई जाती है। तो आप कूट से मिलान कर लीजिए, तो कौन हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, बिहार के किस जिला में सिमरी बख्तियारपुर झील है? तो आपका सिमरी बख्तियारपुर झील जो है ये सहरसा जिला में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कटिहार में गोगाबिल झील है, आपको पता होगा कि कटिहार में कौन सा झील है? गोगाबिल झील है। और दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील है, पता होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। तो उस मृदा की पहचान करें जो गीली होने पर काफी चिपचिपी हो जाती है, लेकिन शुष्क होने के बाद सिकुड़ जाती है और इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। तो सबको जानते होंगे कि काली मिट्टी में ऐसा होता है, और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा ये भी कि रेगूर मृदा किसी के लिए लाभदायक होती है? तो ये कपास की खेती के लिए बड़ी लाभदायक होती है। बिहार से मानसून लौटना कब कब प्रारंभ होता है? तो बिहार से मानसून का लौटना अक्टूबर के मध्य में होता है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? याद रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर, नॉट जनसंख्या है। तो मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ये एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी चोटियां दी गई हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो चलिए देखिए, दोदा बेट्टा, आपको पता है कि दोदा बेट्टा तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु का दोदा बेट्टा। केरल में कौन सा है? तो आपका केरल में हो जाएगा अन्नामुडी। और नागालैंड का अगर कहें तो हो जाएगा आपका सरामती। नागालैंड का सरामती, और एक बच गया उत्तराखंड नंदा देवी। तो देखिए आपका फर्स्ट का हो गया 3, 2 का हो गया 4, फर्स्ट का 3, 2 का 4, और 3 का हो जाएगा 2, 3 का 2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो बिहार के 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो अगर संगठनकर्ता की बात पूछा जाए तो ये आपके वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है कि निम्न के कथनों पर विचार करें और पूर्व से उत्तर चुन कर दें। कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, इसकी कुल लंबाई 2696 मीटर है, और अन्नामुदी के उत्तर पूर्व की ओर पलनी की पहाड़ियां हैं। दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था दोस्तों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16.6% है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो आपका 8.6% हो जाती है, यानी कि ये है आपका एसटी का और ये है आपका एससी का। तो एससी की जनसंख्या 16.6% है और एसटी की जनसंख्या 8.6% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये किशनगंज है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, और सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर हो जाता है। ठीक है ना? सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, और सबसे दक्षिण जिला गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताएं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19 है कि निम्नलिखित में से बिहार में किस स्थान पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखा जा सकता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो राजगीर में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये जमुई, नवादा या राजगीर आदि स्थानों पर पाई जाती है। वहीं अगर सासाराम में बात किया जाए तो सासाराम में आपका विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से मापते हैं, ऐसा क्यों? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक योक्टोमीटर कितना होता है? तो जो एक योक्टोमीटर है 10 के पावर माइनस 24 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो सोनार में हम किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो हम सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। ये किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है? तो ये डैप्लर इफेक्ट के द्वारा ट्रैक किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित करिए। तो रेडियम मैडम क्यूरी सही है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है, एक्सरे रोंटगन सही है, चेचक एडवर्ड जेनर सही है। सबके सब सही है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेत्रों के परीक्षण अल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका एट्रोपिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान आपका एलपीजी का होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है पेट्रोल का। ये 45,000 होता है किलो जूल पर किलोग्राम। वहीं अगर जैव गैस की बात की जाए तो 35,000 से ये 4,000 के आसपास होता है किलो जूल पर किलोग्राम। और एलपीजी की बात करें तो 55,000 होता है। ठीक है, और सीएनजी की बात किया जाए तो ये आपका 50,000 के बाद, यानी कि सबसे ज्यादा एलपीजी, उसके बाद सीएनजी, और उसके बाद आपका पेट्रोल, और तब जैव गैस। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो आपका अमोनियम सल्फेट एक विस्फोटक नहीं है। अमोनियम सल्फेट एक नाइट्रोजन उर्वरक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये उर्वरक जो है आलू की खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में इसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कुकिंग यूटेंसिल्स के रूप में किस प्रकार के कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पायरेक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो किस वैज्ञानिक ने कहा कि जीवों द्वारा उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं? तो ये लैमार्क का सिद्धांत था दोस्तों। ऑप्शन डी। और आपका मेंडेला ने इसको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया था। और डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। और ह्यूगो डिवरीज ने क्या किया था? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तनवाद का बात, और डार्विन ने प्राकृतिक सिलेक्शन, लैमार्क ने ये जो आपका लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, और इसको करके किसने दिखाया था? मेंडल ने दिखाया था। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम आप मिलाइए। तो पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, और उसके बाद सैयद वंश, और सबसे लास्ट में लोधी वंश। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 14253 हो जाएगा। किस शासक के द्वारा दरबार में सिजदा और पैबोस परंपरा को लागू किया गया था? तो सब लोग जानते हैं कि ये बलबन हुआ करता था। तो बलबन ने, जो कि 1265 से 1287 ईस्वी तक राजा था, 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक इसने तुर्कान चिहलगनी का शुभारंभ किया था। बलबन के आदर्श ईरानी बादशाह थे। सिजदा का मतलब क्या होता है? तो भूमि पर लौटकर अभिवादन करना होता है। और पैबोस का क्या मतलब होता है? तो सिंहासन के नजदीक जाकर सुल्तान के पैरों को चूमना होता है। अगला है, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी थी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय बंटवारे, विधायी और प्रशासनिक बंटवारे को लेकर के एक सब कमेटी बनाई गई थी आरएस सरकारिया के नेतृत्व में, और ये इसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे कब बनाया गया था? 1983 ईस्वी में। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1988 ईस्वी में सौंपी थी। अगला सवाल ये है कि विधानमंडल सदस्यों को सदन चलाने के लिए कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? तो ये 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। यह केवल सिविल मामलों में छूट दी जाती है, आपराधिक और प्रतिबंधित निषेध मामलों में ये छूट नहीं दी जाती है। चलिए अगला है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में लड़ा जाना है वहां के निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है उसको दाखिल कर सकता है। किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होता है? तो ये होता है आपका 25 वर्ष। और ये कौन बताता है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 173 में ये बात बोली गई है कि आपको विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? 25 साल की उम्र होना चाहिए और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल की उम्र होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत जोड़ा गया था। याद रखेंगे ये कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 41, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो सबको पता होगा कि 324 का संबंध जो है वो आपका निर्वाचन आयोग से होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 163 के तहत ये आपको शक्ति प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कृषि एवं पशुपालन के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 48 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान में संशोधन के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि मानव देह एवं बंधुआ मजदूरी बेगार निषेध और कारखाने के निदान में बच्चों के नियोजन का निषेध। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि वह मध्यकालीन शासक कौन था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हेमू ने अपने को दिल्ली का स्वतंत्रता शासक घोषित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत का 13वां शासक था। अकबर ने हेमू को 5 नवंबर 1556 को, याद रखेंगे, 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था। आपको सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो अनुच्छेद क्या है? तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 44 क्या है? तो समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 75 क्या है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और 74 मंत्री परिषद है। आप देख लीजिए मिला करके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा शिवाजी द्वारा चौथ और सरदेशमुख निम्न में से किससे लिया जाता था? तो दोस्तों चौथ और सरदेशमुख जो है वो पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो चौथ होता था वो 1/4 भाग होता था जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के लिए दिया जाता था, और अतिरिक्त कर के रूप में आय का 1/20 भाग वो सरदेशमुख था। 1/4 भाग आपका चौथ था और 1/20 भाग सरदेशमुखी था। तो चौथ तो जो था वो मराठा उन पे आक्रमण न करे इसके लिए देना पड़ता था, और सरदेशमुखी वो था तो अतिरिक्त कर होता था ये 1/20 भाग उपज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा जन विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति, समुद्री उत्पादन, स्वर्ण क्रांति, जूट उत्पादन। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा 55, राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। समानता और कल्याण, कीमतों पर नियंत्रण, आय समानता में कमी और बैंक दरों में कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक दर मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 2 और 3।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि भारत में केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है इसका। आप पढ़ लीजिएगा। तो कहता है कि आधुनिक भारत का पहला केंद्रीय बजट फरवरी 1860 में फरवरी 1860 में ये लाया गया था और किसके द्वारा? स्कॉट्समैन जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि वायसराय के कार्यकारी परिषद के वित्त सचिव थे। और उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, याद करेंगे, लॉर्ड कैनिंग थे। 1800 आपका 60 में सबसे पहले आधुनिक वित्तीय बजट को प्रस्तुत किया गया था। 1924 ईस्वी में पहली बार एक वर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर एक अलग रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। आपका 1924 ईस्वी में रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया गया था। अब आप कमेंट कर बताओ कि अब रेल बजट को आपका जो मुख्य बजट है उसी में सम्मिलित कर दिया गया है, और ये कब किया गया है? ये दोस्तों जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का 67 जो कैंसिल हो गया, उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि रेल बजट को आपका मुख्य बजट में कब सम्मिलित किया गया। सैंधवकालीन स्थल धौलावीरा के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नगर 2 भागों में विभाजित था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे दोस्तों। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे कृष्ण तृतीय, अंतिम शासक थे ये। पौलिगारों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पौलिगारों का विद्रोह आपका 1802 ईस्वी में हुआ था और ये तमिलनाडु में हुआ था। दोस्तों ये कहीं-कहीं बुक में केरल भी देता है, लेकिन इस कोचिंग ने जो आंसर दिया है 1802 हुआ था, हालाँकि इसका आंसर केरल होना चाहिए। ठीक है? अब आप कमेंट करके बताओ कि कौन सही है इसमें से। कोचिंग वालों ने आंसर सी दिया है 1802 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरजातीय विवाह में लड़कियों को 50,000 की अनुदान राशि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति प्रतिदिन कितना लीटर पानी उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका 70 लीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पटना मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है? तो 32.49 किलोमीटर है और ये फरवरी 2019 में इसकी सहमति दी गई थी, याद रखेंगे। और इसको कब तक पूरा करना है आप कमेंट करके बताओ दोस्तों। ये 2024 तक आपको पूरा कर लेना है। अगला सवाल ये है कि अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है? तो इसका सही उत्तर है आपका केवी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। विश्व का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है वरुण ड्रोन है। ये पायलट रहित ड्रोन है दोस्तों और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जून 2022 में किस देश को राष्ट्रमंडल के सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका रवांडा की राजधानी किगाली में जून 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में 2 अफ्रीकी देशों गैबोन और टोगो यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर को 55वें और 56वें सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल में भी कितने देश हैं, तो 56 देश हैं। तो 55वां गैबोन बना और 56वां टोगो बना। चलिए सेमीकंडक्टर की नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो आप सबको पता होगा कि ये गुजरात बन गया है। तो 2022 से 27 तक इन्होंने अपनी एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई है। विश्व की पहली वर्टिकल सिटी कौन सा देश बना रहा है? तो सऊदी अरब बना रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांक सिद्धांत की चर्चा की गई है? तो छठे अधिकरण में की गई है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? तो दोस्तों ये करेगा भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में 2018 से विश्व प्रति लाख मातृ मृत्यु दर कितनी थी? तो 97 प्रति लाख था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों 2014 से 16 के बीच ये 130 था, लेकिन जो घट करके अब हो गया है आपका 97। और एमएमआर की उच्चतम दर अगर की बात किया जाए तो ये असम में है, यानी कि मात्र मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आसाम में है, सबसे मैक्सिमम। और ये है कितनी? तो 195 है दोस्तों। वहीं सबसे कम की बात किया जाए तो सबसे कम आपका है केरल में, और ये 19 है। केरल में सबसे कम है और 19 है आपका प्रति 1 लाख पर। सोच सकते हैं कितनी बढ़िया पोजीशन पे है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक बार फिर से सुन ले, क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किसकी रोकथाम की जांच के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों ये सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह स्वदेशी रूप से निर्मित एक वैक्सीन है और यह QHPV वैक्सीन है जो मजबूत एंटीबॉडी प्रदान करती है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है HPV जिसको कहते हैं हम, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये एक यौन संचारित रोग है, STD है। पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? तो सबको पता होगा कि श्रीलंका ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके जीता। और ये हुआ कहाँ था? तो UAE में हुआ था। ये सब याद रखेंगे। भारतवर्ष द्वारा 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है, और जो शेरपा है वो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये LK अडवाणी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। चेतन भगत क्या है? वन इंडियन गर्ल, ये हो जाएगा। और कैप्टन योगेंद्र यादव ने जो पुस्तक लिखी है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल, इन्होंने लिखा है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल, ठीक है ना। और कुणाल बसु ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है कलकत्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ष 2022 में किस तिथि को मनाई गई? तो ये 10 अक्टूबर को मनाई गई दोस्तों। और इसका इस बार का थीम था मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार आयोग बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो चंद्रपाणी हिमांशु बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में कितने जिलों में बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा? तो सभी जिलों में खोला जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। बिहार में नगर निकायों की कुल संख्या कितनी है? तो 261 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नगर निगम 19 है और नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। आप कुल टोटल जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 261। अगला ये है कि दृष्टि ऐप बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मॉनिटरिंग ऐप है जिसे 25 फरवरी को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय झा ने लॉन्च किया था 2022 में। ये तब के मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का क्या स्थान था? तो ये 16वां स्थान था और इसका स्कोर जो था दोस्तों बिहार का वो 30 था। हाल ही में कल्याणी फॉरेस्टा सुर्खियों में रहा है। यह किससे रिलेटेड है? तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह ने बनाया है। याद रखेंगे ये कहां पर? तो पुणे स्थित है जो टाटा स्टील की कंपनी, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। और ये भारत की जो नीति है शून्य कार्बन नीति, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो ये नमस्ते योजना जो है दोस्तों ये मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप नमस्ते योजना ऐसे लगता है कि पर्यटन से है, तो लेकिन भूल मत करिएगा, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है। यह योजना 2022 से 26 तक अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन यानी कि अमृत योजना के तहत अधिसूचित
500 शहरों और टाउनशिप में लागू की जाएगी। मतलब 2022 से लेकर के 2026 तक के लिए ये योजना लागू की गई है। और इसको लागू कौन किया है? तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आपको ये, और इसके साथ एक और है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो 2 मिनिस्ट्रीज को मिल करके लॉन्च की है। तो आप रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये हो जाएगा। और दूसरे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दोनों मिलकर ने इस योजना को लॉन्च किया है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्कर तुर्क को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने ऑस्ट्रिया के, ये किस देश के हैं याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो मिनटमैन जो मिसाइल है वो अमेरिका से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मिनट का मतलब होता है मिनटम 3 या मिनटम 3 ICBM। ये मिसाइल जो है अमेरिकी वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के जरिए स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्स का एक हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसके लिए व्हाइट लिस्ट तैयार किया है? तो अवैध लोन देने वाले ऐप के अगेंस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है? तो ये बन गया है अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन इसमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में आईपीसी की धारा 354 कैसी सुर्खियों में है, यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। तो 354 का जो सी है, आईटी एक्ट 366 का ई, ये आपका स्थित है किसी महिला की लज्जा भंग करने से ये रिलेटेड है। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल एवं सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कौन-कौन है? तो कैमूर और शेखपुरा है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये आईसीएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि आईएनएस विक्रांत के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए और आंसर बताइए। तो इसमें केवल आंसर दो सही है दोस्तों। भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और ये भारतीय नौसेना के लिए कोचिन केरल में कोचिन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है। विक्रांत 76% भारतीय स्वदेशी है। ये 100% नहीं है, ये 76% इंडिजिनस है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कह रहा है कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन विश्व युद्ध के दौरान 1915 में किया गया था। और महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में बिहार राज्य ने पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान को कब तक नहीं बदलने का निर्णय किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2026 तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के सेनाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है एडमिरल गॉडफ्रे थे। एडमिरल गॉडफ्रे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था दोस्तों? 18 फरवरी 1946 को। ये भी याद रखें कि नौसेना विद्रोह हुआ था। सॉरी 1946 को, 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। और जहाज का नाम क्या था? तो NS तलवार थे। ठीक है ना। और विद्रोह जो है हिंदुस्तान नामक जहाज पर हुआ था। और उस समय एडमिरल कौन थे? गॉडफ्रे थे।
आगे बढ़ते हैं तो राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1907 में किया गया था? तो CHS हॉब हाउस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लॉर्ड हार्डिंग ने 1915 में अपने शासकीय रिपोर्ट में भारतीय शासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया था और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम स्थानीय स्वशासन के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अंग्रेजों ने जलमार्ग खोज हेतु सिंध में सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये भेजा गया था, इसको कब? 1831 ईस्वी में भेजा गया था। 1843 में एलन बरो के शासनकाल में समस्त सिंध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। याद रखेंगे 1843 में। और कौन था? लॉर्ड एलन बरो था। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आजाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह और मेजर शाहनवाज खान पर 1945-46 में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया और इनके पक्ष में भूला भाई देसाई ने आपका दलील दी थी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में दोस्तों वंदे मातरम गाया गया था। याद रखेंगे, इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। चलिए, आपको कमेंट करके बताना है कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस महिला को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में याद किया जाता है। तो किस महिला को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में याद किया जाता है? तो मैडम भीम काजी कामा को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट काउंसिल में इन्होंने भाग लिया था। याद रखेंगे 1907 ईस्वी के जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और यहीं पर दोस्तों सबसे पहले भारतीय झंडा फहराया गया था। आपको याद होना चाहिए। और विदेशों में पहली बार भारतीय झंडा फहराने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और ये पेरिस इंडिया सोसाइटी के संस्थापकों में से ये एक थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था दोस्तों? तो 1930 ईस्वी में। तो कब कब नहीं आयोजित किया गया था? तो आप देख लीजिए। तो 1930 में, 1935 में, 1941 में, 42 में, 43 में, 44 में और 45 में। मतलब कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7 बार। इन सालों में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रहनुमाई मजदस्यास्नान ये किनका था? तो पारसी धर्म का था दोस्तों ये। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसके शुरुआत इसकी जो नेतृत्व करता थे SS बंगाली, दादा भाई नौरोजी इत्यादि थे। राष्ट्र गुफ्तार यानी कि सत्य बताने वाला नामक पत्रिका की शुरुआत इसी आंदोलन की दौरान किया गया था। याद रखिएगा कौन सा पत्रिका का नाम क्या था? राष्ट्र गुफ्तार। निम्नलिखित में से किस नेता को वर्ष 1883 ईस्वी में समाचार पत्र लिखे जाने के लिए न्यायालय की अवमानना के लिए सजा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा चला था। 2 वर्ष इन्होंने सशराबाद कारावास की सजा काटी थी। समाचार पत्र बंगाली में लेख को न्यायालय की अवमानना माना गया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो 1895 और 1902 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला कौन सा यूरोपीय देश है? तो सबको पता होगा दोस्तों ये पुर्तगाल था। और ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और ये 1505 ईस्वी में ये गवर्नर बना था दोस्तों। भारत का गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर था।
और इसका जो विजन था कि हिंद महासागर पर हमको कब्जा करना है, और इसी के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। राष्ट्रवादी नेताओं ने मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के बने नमक के बहिष्कार का आग्रह किया था। तो इसका सही उत्तर है बंगाल विभाजन के बाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 ईस्वी में की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध टाउन हॉल में प्रदर्शन कब किया गया था? तो किया गया था 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन लागू कब किया गया था, ये सब पूछते हैं दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 को। और शोक दिवस कब मनाया गया था? तो आपका 16 अक्टूबर 1905 को। मतलब जिस दिन आपका लागू हो गया था बंगाल विभाजन, उसी दिन आपका शोक दिवस मनाया गया था। अब घोषणा कब की गई थी? तो जुलाई 1905 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डालने का काम किया है। ये कथन किसका था? तो केएम मुंशी साहब का था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कि पार्लियामेंटी सुधारों का हमारा सर्वनाश कर दिया है। कि पार्लियामेंटी सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने कही थी। निम्नलिखित में से किस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया था? इसका सही आंसर है आपका पेरिस के संधि के बाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। याद रखेंगे 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। और 1768 ईस्वी में आपका पेरिस की संधि हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो इसके तहत दोनों के बीच समझौता हो गया था। इसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अकबर द्वितीय के शासनकाल में 1835 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासन के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल बादशाह के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया 1835 ईस्वी में। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। ये किस तिथि को शुरू हुई थी? तो 29 मार्च 1857 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्रांति की शुरुआत हुई थी 29 मार्च 1857 को, और मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। और सांकेतिक नेता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। अब बिहार में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जून 1857 की हुई थी प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौरी चौरा घटना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है असहयोग आंदोलन से है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है। कांग्रेस की स्वीकृति कब दी गई थी? सितंबर 1920 में दी गई थी। कांग्रेस ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। और चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चटगांव शस्त्रागार लूट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 केवल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शस्त्रागार लूट की घटना जो थी वो अप्रैल 1930 ईस्वी में घटित हुई थी, नॉट 1928 ईस्वी में। फरवरी 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और जनवरी 1934 में इनको फांसी दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था, और ये किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन बी। तो इसकी मुख्य बातें देख लेते हैं। तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था। गवर्नर जनरल समस्त संविधान का केंद्र बिंदु होगा। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। सांप्रदायिकता तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। वर्मा तथा अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया था। तो ये मुख्य बातें थी आपकी 1935 के भारत शासन अधिनियम से।
चलिए, तो अगला हमारा सवाल है कि आधुनिक भारत में लोक हितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये थे गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो गोपाल हरि देशमुख जो कि 1823 से 92 तक रहे, ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। ठीक है ना? और इनकी पत्रिका का नाम प्रभाकर था, याद रखेंगे। इनकी पत्रिका का नाम क्या था? प्रभाकर। अगला आपको मिलान करना है कि मद्रास महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 105 का आंसर आपका बी है, 1 का बी है, 2 का 2 का सी हो जाएगा आपका। पुनः सार्वजनिक सभा 1867 में। बॉम्बे एसोसिएशन जो है ये आपका बना था 1852 में, और बांग्ला प्रशासनिक सभा 1836 में बना था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मद्रास महासभा की संस्थापना किसने की थी? तो एच एम ए बी राघवाचारी ने की थी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। पुणे सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे ने की थी, और इंडिया लीग की स्थापना सुशील कुमार घोष ने की थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हमारा अगला सवाल है कि इंडियन स्ट्रगल निम्न में से किस राजनेता की पुस्तक है? तो दोस्तों इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। और इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखेंगे आप। और इसी किताब में जब सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टालिन मुसेलिनी या हिटलर की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता, लेकिन सम्मान में सिर झुकाए जाते। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किया गया था? तो ये 1940 के लाहौर अधिवेशन में, याद रखेंगे। चलिए, और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में की गई थी। और पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। किस युद्ध के विजय के बाद शेर शाह ए सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी? तो चौसा के युद्ध के बाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। और शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो जलाल खान थे। और जलाल खान इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है लामा तारकनाथ ने कहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि बिहार में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में हुई थी, जब दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दे दिया गया था बक्सर युद्ध के बाद। उसी समय बिहार में द्वैध शासन की स्थापना हो गई थी। तो बक्सर युद्ध के बाद 1764 से, तो सही आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। बौद्ध ग्रंथों में किस मगध शासन को उग्रसेन कहा गया है? तो आपको कहा गया है महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा गया है। और महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंदवंश की स्थापना की थी, और उसे एकराट भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे महापद्म नंद को क्या क्या कहा जाता है। पहली बात तो इसको उग्रसेन कहा जाता है, किसके द्वारा? बौद्ध धर्म ग्रंथों में। पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा जाता है, और इन्हें एकराट भी कहा जाता है। पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो पीर अली के नेतृत्व में हुई थी। चलिए मैं आपको एक बार 1857 की क्रांति बिहार में झलक दे देता हूँ कि बिहार में 1857 का प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 जून को रोहिणी से शुरू हुआ था। पटना में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 3 जुलाई को हुआ था। पीर अली की गिरफ्तारी 4 जुलाई को हुई थी, और पीर अली को फांसी 16 जुलाई को हुआ था। और पटना के कमिश्नर कौन थे? तो टेलर थे। तो इन सब बातों को आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? तो इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दिल्ली को
असत्य है पूछ रहा है दोस्तों। तो दिल्ली को 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी बनाया गया। तो दिल्ली को 11 में नहीं, एक्चुअली 1 अप्रैल 1912 को राजधानी स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो पटना से गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। और पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू.सी. आर्चर थे। उन्होंने सदाकत आश्रम से गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। ये भी याद रखेंगे, बांकीपुर जेल भेजा गया था इनको। 11 अगस्त को पटना सचिवालय पर गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। 11 अगस्त को पीएमसीएच और सिटी कोर्ट पर छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस महान नेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप सब जानते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क से है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। श्वसन के बाद किस प्रक्रिया के द्वारा फेफड़े में रक्त और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला ये है, तो आप थोड़ा सा जान लीजिए कि रुधिर के जमने पर पीले रंग का तरल रिसकर बाहर आता है, इसे सीरम कहते हैं। सीरम वास्तव में फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा होता है। रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीटी स्कैन में किस प्रकार के किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और 2 को आपको मिलान करना है। तो आपको बताना है कि क्षय रोग किसकी वजह से होते हैं? तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया से होता है। चेचक रोग किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। और दाद रोग किससे होता है? तो ये फंगस से होता है। और पेचिस किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। अब आप देख लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुष्प का वह भाग जो प्रायः चमकीला और रंगदार होता है, जो परागण हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आपका कोरोला होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। कोरोला रंगीन होता है, जिसकी वजह से कीट जो है रंगीन और सुगंधित होता है, जिसकी वजह से कीट जो है इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और परागण की क्रिया उसके तहत होती है। डबल रोटी और बीयर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा ईस्ट का किया जाता है। क्लोरेला एवं रुपिरू रुपिरुलिना शैवालों का उपयोग अंतरिक्ष यात्री प्रायः भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एथेनॉल बनाने में नहीं किया जा सकता है? तो जेट्रोफा का। तो क्योंकि जेट्रोफा पेट्रोल बनाया जाता है दोस्तों जेट्रोफा से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बायोडीजल बनाया जाता है जेट्रोफा से। दर्पणों के पीछे चांदी की कलई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्डिहाइड जैसे ग्लूकोज आयनों को धातु चांदी में कम कर देता है। वे स्वयं कार्बोक्सिलेट आयनों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जेरोफाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात में के रूप में स्थिर करते हैं। किस रूप में स्थिर करते हैं? तो इसका सही हो जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन बी, मैलिक एसिड को स्थिर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि विभिन्न तरह के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन-कौन से हार्मोन का छिड़काव पौधों पर किया जाता है? तो सब के सब किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सिन फलों को पेड़ पर बरकरार रखने में मदद करता है और पेड़ से फलों को पकने में मदद करता है। ऑक्सिन पेड़ फलों को पकने में सहायक होता है। एथिलीन को गैस हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो फलों को पकाने में मदद करता है। अगर आप फलों को पकाना चाहते हैं जल्दी से, तो आप एथिलीन का छिड़काव किया जाता है। और जिबरेलिन पौधों की तीव्र वृद्धि में सहायक होते हैं।
आमतौर पर गन्ने के खेतों में तनों की लंबाई बढ़ाने के लिए जिबरेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों के तीनों सही आंसर है। जब हम किसी रेलवे ट्रैक पर खड़े होते हैं तो ट्रेन आती है तो हम ट्रेन की ओर गिरने लगते हैं। इससे निम्नलिखित में से किस प्रमेय के सिद्धांत का उपयोग करके समझाया जा सकता है? तो दोस्तों ये समझाया जा सकता है आपका ऑप्शन सी, बर्नौली के सिद्धांत के द्वारा। तो जब हम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं तो ट्रेन आती है तो ट्रेन की ओर गिरने लगते हैं। इसे बर्नौली के सिद्धांत का प्रयोग करके समझा सकते हैं। जैसे ही ट्रेन गुजरती है, ट्रेन और हमारे बीच हवा का वेग बढ़ता है, इसलिए दबाव कम हो जाता है, तो पीछे से दबाव ट्रेन की ओर धकेलता है। ठीक है ना? बर्नौली का सिद्धांत था दोस्तों ये। ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में क्या समानता पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, वे व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं, दोनों इंटरफेरेंस करते हैं। तो प्रकाश का क्या गुण है कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण तीनों कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो वन स्थिति 2021 का आपके पास कुछ रिपोर्ट रखा गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो मैं आपका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर डी सही है, 1, 2 और 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ये जारी करती है। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राष्ट्रीय ये एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके एनएसओ बनाया गया है। यानी कि जो काम पहले ये दोनों करते थे अब ये करते हैं। तो ये पुराना आपका आंकड़ा है, नया अगर पूछा जाए तो एनएसओ करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो सी आर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 1, 2, 3, 4 सब अधिक प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगला है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू किया गया था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1980 80 से 85 में चला था ये छठी पंचवर्षीय योजना। और ये 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के 150 तक मैथ है, मैं इसका केवल आंसर बता देता हूं और आप इसको करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। 141 का आंसर आपका ऑप्शन बी है, -3। 142 का आंसर ऑप्शन सी है, ये 7 है। 143 का आंसर डी है, 313 है। 144 का ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 144 का बी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 145 का जो आंसर है आपका सी है और 146 का जो आंसर है आपका वो ई है। 147 एक्चुअली जो दोस्तों 146 का जो आंसर होगा वो 270 होना चाहिए। ये आप देख लीजिए, कल करके क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। 147 का आंसर जो है वो ए है और 148 का आंसर सी है और 149 का आंसर बी है और 150 का जो आंसर है वो डी है। तो दोस्तों ये रहा था हमारा इम्तिहान आईएएस का जो टेस्ट नंबर 11 था, उसको हमने आज कवर कर लिया। अब हम अगले वीडियो में इसके किसी और टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। प्लीज़ आप अपना सुझाव ज़रूर दें। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।